Hello friends, welcome back to NS English Academy. This is Sonia and in today's video we will discuss complete or in detail American literature in which I will talk about every literary movements of American literature in chronology manner as well major writers belong to. We will discuss in this particular video will help you to prepare you for upcoming UGC NET English and other competitive exams of English literature. गाइज एज यू नो कि जो हमारा एग्जाम है वो रिक्वायर्स करता है कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेजर लिटरेरी मूवमेंट्स हैव बीन फ्रिक्वेंटली फीचर्ड इन प्रीवियस एग्जामिनेशन. सो प्लीज स्टे ट्यून विद मी टिल माय वीडियो एंड क्योंकि आपको बहुत कुछ इस वीडियो में मिलने वाला है एंड ट्रस्ट मी विल हेल्प यू इन योर एग्जाम. So without having much time, let's start today's discussion. American literature. Basically guys, American literature क्या समझते हैं हम अमेरिकन लिटरेचर से? अमेरिकन लिटरेचर रेफर्स करता है टू द बॉडी ऑफ रिटन और लिटरेरी वर्क्स प्रोड्यूस्ड इन द यूनाइटेड स्टेट एंड इट्स कॉलोनीज. राइट, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करते हैं कंट्री की, इनकी अपनी कंट्री की हिस्ट्री को, कल्चर को एंड आइडेंटिटी को, जो आपका इवॉल्व कर रही है अलोंग साइड अब इसके सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस. राइट, so see, literary works produced in the United States and its colonies called American literature, and it reflects the country's history, culture, identity evolving alongside its social and political changes. जैसे कि आपको पता है किसी भी कंट्री का जो अपना लिटरेचर होता है उसके अंदर वो सभी हिस्ट्री, कल्चर, आइडेंटिटी एंड ऑफ कोर्स सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस के बारे में बात करते हैं. सेम हियर अमेरिकन लिटरेचर में आपको देखने को मिलता है. लेट्स डिस्कस बिगनिंग. जो बिगनिंग है इसकी आप बोल सकते हैं 17th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी बेसिकली, जिसे हम बोलते हैं अर्ली अमेरिकन लिटरेचर. तो अगर मैं अर्ली अमेरिकन लिटरेचर की बात करूं तो यहाँ पर जो इन्फ्लुएंस्ड था आपका प्यूरिटन्स का था. राइट, सो गाइस इफ आई टॉक अबाउट द प्यूरिटन्स, तो प्यूरिटन्स वर अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश प्रोटेस्टेंट जो आपके इमर्ज हो रहे हैं 16 टू 17 सेंचुरीज में और सीकिंग करते हैं प्यूरिफाइंग द चर्च ऑफ इंग्लैंड. राइट, और अगर मैं इनके बिलीव्स की बात करूं कि ये जो प्यूरिटन्स है इनका विश्वास था स्ट्रिक्ट मोरालिटी, डिसिप्लिन सोसाइटी. इनका मानना है कि स्ट्रिक्ट आपके होने चाहिए, मोरालिटी डिसिप्लिन होनी चाहिए सोसाइटी के अंदर, एंड इनका जो रिलीजियस कन्विक्शंस है वो एक रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन कॉलोनीज. पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट न्यू इंग्लैंड. राइट, सो गाइज नाउ यू इजीली अंडरस्टैंड कि जो आपका अर्ली अमेरिकन लिटरेचर है वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय प्यूरिटन्स एंड सेटलर्स. ओके, नेक्स्ट इट इंक्लूड्स sermons, डायरीज एंड रिलीजियस टेक्स्ट रिफ्लेक्टिंग देयर स्ट्रगल एंड फेथ. तो बेसिकली इफ आई टॉक अबाउट द बिगनिंग यानी कि अर्ली अगर मैं अमेरिकन लिटरेचर की बात करूं तो उस समय फोकस किया जाता था सरमन्स पे, डायरीज पे एंड रिलीजियस टेक्स्ट पे, जो रिफ्लेक्ट कर रहे थे कहीं ना कहीं उनके स्ट्रगल को और फेथ को. राइट, and guys if I talk about the famous figures in early American literature, then we have Annie Bradstreet जो कि एक poet है, एंड जोनाथन एडवर्ड्स जो आपके थियोलॉजियन है, एंड बेंजामिन फ्रैंकलिन जो एक फेमस ऑटोबायोग्राफर है. राइट, सो दीज ट्रायो आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अर्ली अमेरिकन लिटरेचर. ओके, लेट्स डिस्कस द रेवोल्यूशनरी पीरियड ऑफ अमेरिकन लिटरेचर में. अगर मैं रेवोल्यूशनरी पीरियड की बात करूं तो लेट 18th सेंचुरी आपका रिवॉल्यूशनरी पीरियड कहलाता है, एंड इट फोकस ऑन पॉलिटिकल फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस. ये बेसिकली फोकस करते हैं पॉलिटिकल फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस. देखिए पहले तो ये लोग स्पिरिचुअल टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, अभी पीछे मैंने आपको बताया डायरीज के थ्रू एंड रिलीजियस टेक्स्ट के थ्रू ये कहीं ना कहीं अपना स्ट्रगल और फेथ आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. एंड देन जब आपका रिवॉल्यूशनरी पीरियड आ रहा है देन दे टॉक अबाउट दी एंड दे फोकस, इनका फोकस स्विच हो रहा है कहाँ पे, पॉलिटिकल फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस की ओर. और अगर मैं थीम की बात करूँ रिवॉल्यूशनरी पीरियड में, तो बेसिकली दे टॉक अबाउट लिबर्टी एंड फ्रीडम, लिबर्टी एंड फ्रीडम, डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी, नेशनल आइडेंटिटी एंड रेसिस्टेंस ऑफ टायरनी. resistance of tyranny. Let me discuss brief about the each themes of revolutionary period में जो आपके आप बोल सकते हैं कंसर्न करते हैं. ओके,
तो गाइस जैसे कि फर्स्ट आपका थीम है लिबर्टी एंड फ्रीडम, नेम से ही आपको पता चल रहा है कि ये बेसिकली टॉक्स अबाउट द इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ गवर्नेंस की कहीं ना कहीं इनकी बात हो रही है, इसमें ये बात करते हैं राइटिंग्स में. एंड देन दे टॉक अबाउट द डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी इन विच दे एक्सप्लोर आइडियल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड जस्टिस की बात यहाँ पर होती है डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी में. एंड नेक्स्ट वी हैव नेशनल आइडेंटिटी. नेशनल आइडेंटिटी बेसिकली लेइंग द ग्राउंड वर्क ऑफ फोर अमेरिकन कल्चरल एंड पॉलिटिकल वैल्यूज. तो यहाँ पर जो नेशनल आइडेंटिटी में ये बेसिकली बात करते हैं अमेरिकन कल्चरल एंड पॉलिटिकल वैल्यूज की बात यहाँ पर होती है आपकी. एंड नेक्स्ट वी हैव रेसिस्टेंस टू टायरनी. तो यहाँ पर ये लोग क्रिटिक कर रहे हैं, क्रिटिसाइजिंग कर रहे हैं ब्रिटिश रूल को एंड एडवोकेट कर रहे हैं फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन को. तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश रूल से ये लोग इतना ज़्यादा अभी परेशान हो चुके हैं, अब ये चाहते हैं कि इस ब्रिटिश रूल को कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करना स्टार्ट किया इन्होंने एंड एडवोकेट करते हैं ऑन कंट्रास्ट फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए, राइट. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थीम्स वी स्टडी इन रिवॉल्यूशनरी पीरियड ऑफ अमेरिकन लिटरेचर. गाइस अमेरिकन लिटरेचर के इस लिटरेरी मूवमेंट्स के बारे में अगर आपको अच्छे से नॉलेज है, इनफैक्ट ब्रीफ नॉलेज यू विल हैव, देन यू गाइज ओनली अंडरस्टैंड दी वर्क्स रिटन बाय ऑथर्स इन डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स ऑफ अमेरिकन लिटरेचर. तो अगर आप रियली चाहते हैं कि अच्छे से आपको माइंड में सेट हो जाए एंड आपको बहुत ज़्यादा क्रेम ना करना पड़े, तो यू मस्ट हैव नॉलेज अ लिटिल बिट बैकग्राउंड यू शुड बी अबाउट अमेरिकन लिटरेचर, राइट. लेट्स डिस्कस मेजर राइटर्स एंड उनके वर्क्स की बात कर लेते हैं आपके रिवॉल्यूशनरी पीरियड में. सो वी हैव द थॉमस पेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट. और इन्होंने कॉमन सेंस करके 1776 में एक पैम्फलेट लिखा था जिसमें इन्होंने एडवोकेट किया है फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन. ये चाहते हैं उसमें इंडिपेंडेंस इनको मिले, कहाँ से, फ्रॉम ब्रिटेन से. रिटन इन प्लेन लैंग्वेज, प्लेन एंड सिंपल लैंग्वेज में इन्होंने अपील की है टू कॉमन पीपल से. दिस इज द पैम्फलेट जो एडवोकेट कर रहा है इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन, और रिटन इन प्लेन और सिंपल लैंग्वेज यू गाइस कैन सी टू अपील कॉमन पीपल. Common Sense, this is the pamphlet written by Thomas Paine, major figure in revolutionary आप बोल सकते हैं period of American literature. And he wrote another work, The American Crisis, right. अमेरिकन क्राइसिस इन्हीं का ही है आपका थॉमस पेन का. ये एक आपकी सीरीज़ है ऑफ एसेज की, ये ऐसे की सीरीज़ है जिसमें इंस्पायर किया जा रहा है कॉलोनीज ड्यूरिंग द वार. जो वार के टाइम पे जो कॉलोनीज थी उसके बारे में इसमें बताया गया है. दिस इज द पर्टिकुलर वर्क, द अमेरिकन क्राइसिस. Okay, let's discuss Thomas Jefferson, another major figure in revolutionary period of American literature. And इनका जो major work है Declaration of Independence, which published in the year 1776, same year ये आपका आता है. एक ये seminal document है जो outline कर रहा है colonies को, right, colonies को outline कर रहा है reasons for breaking away from Britain. and जो ब्रिटेन का जितना भी ये चाहते हैं कि जो रूल था वो कहीं ना कहीं उसको ये अब तोड़ना चाहते हैं, ब्रेक डाउन करना चाहते हैं, और उन्हीं को लेके इन्होंने राइटिंग्स में लिखना शुरू कर दिया है. एंड साथ ही ये एम्फेसाइज कर रहे हैं इसके अंदर राइट्स को, अपनी लिबर्टी को लेकर, एंड हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर वर्क में थॉमस जेफरसन के द्वारा लिखा गया. नेक्स्ट वी हैव अनदर राइटर एंड मेजर फिगर इन रिवॉल्यूशनरी अमेरिकन पीरियड, आप बोल सकते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन, राइट. बेंजामिन फ्रैंकलिन. एंड नेक्स्ट वी हैव फिलिप वेटली. फिलिप वेटली जो कि एक फीमेल है एंड कंसीडर की जाती है फर्स्ट पब्लिश अफ्रीकन अमेरिकन पोइट. जो मतलब कि पब्लिश से यहाँ पर मीनिंग है जो अफ्रीकन अमेरिकन पोइट में पहले ये ऐसी फीमेल पोइट कंसीडर की जाती है जिन्होंने अपने वर्क्स को, अपनी पोइट्रीज को पब्लिश कराया है, राइट. लेट्स डिस्कस नेक्स्ट आप बोल सकते हैं लिटरेरी मूवमेंट इन अमेरिका, रोमांटिसिज्म एंड ट्रांसेंडेंटलिज्म. बेसिकली आप बोल सकते हैं एसोसिएटेड है 19th century. एंड इफ आई टॉक अबाउट दीज बोथ मूवमेंट, देन वर टू क्लोजली रिलेटेड बट डिस्टिंक्ट लिटरेरी एंड फिलोसॉफिकल मूवमेंट्स इन 19th अमेरिका. बेसिकली यहाँ पर ये जो दोनों आपके रोमांटिसिज्म एंड ट्रांसेंडेंटलिज्म है गाइज, ये दो क्लोजली रिलेटेड हैं, आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, बट डिस्टिंक्ट लिटरेरी एंड फिलोसॉफिकल मूवमेंट्स. लेकिन कुछ डिफर आपको इनके बीच में मिल जाएगा. 19th सेंचुरी अमेरिका में बेसिकली एसोसिएशन है इनका. बोथ एम्फेसाइज द इंडिविजुअल, दोनों ही एम्फेसाइज करते हैं, बोथ एम्फेसाइज कर रहे हैं आपके इंडिविजुअल इमोशन एंड कनेक्शन टू नेचर. लेकिन इफ आई टॉक अबाउट, बट बोथ डिफर्ड इन फोकस फिलोसफीज.
ये दोनों के दोनों सेम हैं, बट अगर मैं इनकी फिलोसफीज़ की बात करूँ देन बोथ डिफर टू ईच अदर। अभी मैं आपको बहुत अच्छे से सेपरेटली इनको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगी, मे बी आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। फर्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट द रोमांटिसिज्म इन अमेरिका। अगर मैं रोमांटिसिज्म अमेरिका की बात करूं तो आपका ये जो इमर्ज हो रहा है 1820 टू 1860, रिमेंबर द ईयर आई एम मैंशनिंग हियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रोनोलॉजी में आपसे पूछ लिया जाता है। देखिए रोमांटिसिज्म के बाद आपके ट्रांसीडेंटलिज्म आ रहे हैं, तो प्लीज़ इनको क्रोनोलॉजी में सेट करना है। आपको एक क्वेश्चन पक्के से इससे मिलना ही मिलना होता है इन मूवमेंट को क्रोनोलॉजी सेट करने में। लेट्स डिस्कस ये क्या बात करते हैं। देखिए रोमांटिसिज्म जो है आपका वॉज अ रिएक्शन अगेंस्ट द इनलाइटनमेंट एंड द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ 18th सेंचुरी। ये तो बात पक्की है कि रोमांटिसिज्म जो आपका आया था वो किसके रिएक्शन के अगेंस्ट आया है, इनलाइटनमेंट, जो कि इससे पहले था। इनलाइटनमेंट के आप बोल सकते हैं रिएक्शन में आपका रोमांटिसिज्म आता है और एमर्ज हो रहा है आपका कहीं ना कहीं 18th सेंचुरी। ओके, so guys, now I make you understand ki what is the difference between the both romanticism and in transcendentalism। दोनों ही quite well हैं and equal हैं, but there are differences between इनकी philosophies में आपको differences में देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं आपसे romanticism की बात करूँ तो देखिए ये तो आपका reaction था against rationalism of the enlightenment as I told you and industrialization of the 18th century, इसका reaction था ये। and on the other hand if I talk about the transcendentalism then ये आपका philosophical and literary movement है that emerge as a subset of romanticism, right? एज ए सबसेट ऑफ रोमांटिसिज्म की तरह ये आपका जो philosophical literary movement emerge हो रहा है, इन विच गाइज आप बोल सकते हैं कि जो ट्रांसीडेंटलिज्म है इज अ स्मॉलर smaller and more specific movement that emerge within the broader framework of romanticism। romanticism एक बड़ा आप बोल सकते हैं बड़ा नेटवर्क है एंड उसके अंदर बात हो रही है आपकी ट्रांसीडेंटलिज्म। ट्रांसीडेंटलिज्म स्मॉलर है आपका देन रोमांटिसिज्म से, रोमांटिसिज्म से ही आपका ट्रांसीडेंटलिज्म निकल कर आया है बाहर एंड टॉक्स अबाउट दी डिफरेंट फिलोसफीज। ओके, सो होप आपको समझ आ गया होगा कि रोमांटिसिज्म इज अ बिगेस्ट थिंग एंड द ट्रांसीडेंटलिज्म इनसाइड दिस इमर्ज हो रहा है एंड टॉक्स अबाउट दी इट्स ऑन फिलोसफीज, राइट। लेट्स डिस्कस अहेड रोमांटिसिज्म आगे क्या कहता है। तो इट सेलिब्रेटेड इमोशंस, इमेजिनेशन एंड नेचर एंड इंडिविजुअल स्पिरिट। ये इंडिविजुअल स्पिरिट, इमोशंस एंड इमेजिनेशन की बात करते हैं एंड हैविली इन्फ्लुएंस्ड है इनका यूरोपियन रोमांटिसिज्म पे, बट डेवलप्ड इट्स ऑन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक। ये अपने अपने यूनिक कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं और इसका जो इन्फ्लुएंस है आपका कहाँ से आ रहा है, यूरोपियन रोमांटिसिज्म से, ठीक है। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट दी थीम्स, तो ये बेसिकली जो रोमांटिसिज्म है इसमें ये लोग बात करते हैं नेचर की, और नेचर को ये कैसे देखते हैं, सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन, ब्यूटी एंड स्पिरिचुअल रिन्यूअल। इनका मानना है रोमांटिसिज्म का कि जो नेचर है वो क्या है, एक सीन है जो कि एक सोर्स देता है इनको इंस्पायरेशन का, इनकी राइटिंग्स के लिए, ब्यूटी का एंड स्पिरिचुअल, राइट। एंड देन दे टॉक अबाउट दी इमोशंस एंड इमेजिनेशन, इमोशन एंड इमेजिनेशन। तो जो इमोशन और इमेजिनेशन जो है इसमें ये क्या करते हैं, मतलब रीज़न एंड लॉजिक को लेके बात करते हैं रोमांटिसिज्म जो होते हैं, राइट। एंड इंडिविजुअलिज्म की बात करते हैं क्योंकि इन कहीं ना कहीं ये एम्फेसाइज करते हैं पर्सनल फ्रीडम एंड सेल्फ एक्सप्रेशन पर। तो यहाँ इंडिविजुअलिज्म में अगर मैं रोमांटिसिज्म की बात करूँ तो ये जो बात करते हैं, ये मूवमेंट किसकी बात करता है, आपका पर्सनल फ्रीडम एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। एंड ऑफकोर्स दे टॉक अबाउट दी सुपर नेचुरल एंड गॉथिक। तो ये एक्सप्लोर करते हैं मिस्ट्री, द अननोन एंड डार्कर एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन नेचर, का जो डार्क साइड होता है ना उसकी भी ये बात करते हैं, क्योंकि जो गॉथिक लिटरेचर है कहीं ना कहीं आपका रोमांटिसिज्म में ही इमर्ज हो रहा है, राइट। तो प्लीज़ रिमेंबर कि जो रोमांटिसिज्म है बेसिकली दे टॉक अबाउट दी डार्क साइड ऑफ ह्यूमन नेचर। बट ऑन द अदर हैंड इफ़ आई टॉक अबाउट दी ट्रांसीडेंटलिज्म, तो गाइज ये लोग जो होते हैं इनका जो एम्फेसाइज्ड होता है, ये इनका कहीं ना कहीं ये लोग फोकस करते हैं ऑप्टिमिज्म एंड ह्यूमन पोटेंशियल की बात करते हैं ये, ठीक है, ये ऑप्टिमिज्म है। एंड इफ आई टॉक अबाउट द रोमांटिसिज्म, तो ये कहीं ना कहीं डार्कर थीम की बात करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं डार्कर थीम्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। एंड ट्रांसीडेंटलिज्म आपके फोकस करते हैं ऑप्टिमिज्म यानी कि आशावादी, ह्यूमन पोटेंशियल की बात करते हैं, ठीक है। एंड ऑन द अदर हैंड लेट मी शो यू
कि यहाँ पर ये क्या बात कर रहे हैं ट्रांसीडेंटलिज्म। ओके, सो इट वाज रूटेड इन न्यू इंग्लैंड एंड इन्फ्लुएंस्ड यूरोपियन रोमांटिसिज्म ईस्टर्न फिलोसफीज। ये रोमांटिन यूरोपियन रोमांटिसिज्म से तो इन्फ्लुएंस है, साथ ही बेसिकली ये टॉक अबाउट ईस्टर्न फिलोसफी की बात करते हैं एंड यूनिटेरियनिज्म की बात करते हैं, ठीक है। एंड इनका जो फोकस होता है स्पिरिचुअलिटी पे होता है, सेल्फ रिलायंस पे होता है एंड नेचर एज डिवाइन। ये नेचर को एज डिवाइन देखते हैं, राइट। एंड ऑफ कोर्स टॉक अबाउट दी सेल्फ रिलायंस एंड रिफॉर्म एंड एक्टिविज्म की बात करते हैं, क्योंकि इन शॉर्ट में अगर मैं कहूँ तो स्पिरिचुअलिटी, इंस्टीट्यूशन एंड सेल्फ रिलायंस की बात आपकी ट्रांसीडेंटलिज्म करते हैं एंड रोमांटिसिज्म इमोशन की बात करते हैं, इमेजिनेशन की बात करते हैं एंड नेचर की बात करते हैं। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट दी रोमांटिसिज्म, तो ये जो है ना नेचर को एक ब्यूटी की तरह देखते हैं, मिस्ट्री की तरह देखते हैं, लेकिन अगर ट्रांसीडेंटलिज्म की बात करूं तो ये नेचर को देखते हैं एज ए डिवाइन कनेक्शन। और कहीं ना कहीं इनको लगता है जो नेचर है वो एक पाथ है टू द ट्रुथ, सच्चाई की तरफ जाने का एक रास्ता है, इनको ऐसा लगता है नेचर, जिसे ये डिवाइन मानते हैं। लेकिन रोमांटिसिज्म ऐसा नहीं मानते, उनके लिए तो ये ब्यूटी है और मिस्ट्री है, राइट। एंड ये जो आपके रोमांटिसिज्म है ये रूटेड है आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन एंड दी सबलाइम। ये आर्टिस्ट जो होता है ना उसकी एक्सप्रेशन की बात करते हैं, उसके सबलाइम की बात करते हैं। लेकिन जो ट्रांसीडेंटलिज्म है गाइज, दे आर टॉकिंग अबाउट और एम्फेसाइज करते हैं स्पिरिचुअल ट्रांसीडेंटेंस एंड रिफॉर्म। रिमेंबर द डिफरेंसेस बिटवीन दी बोथ। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट, होप आपको समझ आया हो। After guys romanticism and transcendentalism, we studied about the realism and naturalism of American literature. This movement की हम बात करेंगे जो कि आपका लेट 19th सेंचुरी से इमर्ज हो रहा है। Let's talk about the क्या है ये, right? तो basically if I talk about the realism and naturalism were two major literary movements in America during 19th and 20th century. Both reacted रोमांटिसिज्म, आपको पता है रोमांटिसिज्म के बाद रिएक्ट कर रहे हैं। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट दी डिफरेंसेस कि ये दोनों डिफर है इन थीम्स एंड अप्रोचेस, इनकी जो अप्रोचेस हैं एंड थीम्स हैं वो एक दूसरे से अलग हैं। लेट्स टॉक अबाउट रियलिज्म फर्स्ट। रियलिज्म जो आपका इमर्ज हो रहा है बेसिकली 1865 टू 1910, ओके, एंड इमर्ज हो रहा है आफ्टर सिविल वार और फोकस कर रहा है आपकी एवरीडे एक्सपीरियंस, ऑर्डिनरी पीपल एंड सोशल इश्यूज की बात करता है। एंड इफ आई टॉक अबाउट द नेचुरलिज्म देन इट emerged 1880 to 1920. Remember the year I'm mentioning here. And naturalism builds upon the foundation of realism. There is no doubt कि जो आपका naturalism है ये आपका कहीं ना कहीं realism की foundation के बाद ही, उसी की foundation से इसका emerge हुआ है। Means this is the big part and this is the smaller part which emerge after this. Okay, तो talks about क्या करता है, ये focus करता है scientific and philosophical प्रिंसिपल्स की बात करता है, राइट। नेचुरलिज्म बेसिकली टॉक्स अबाउट साइंटिफिक एंड फिलोसफिकल प्रिंसिपल। और अगर मैं रियलिज्म की बात करूँ तो ये आपका कहीं ना कहीं फोकस करता है मिडिल एंड लोअर क्लासेस, डिटेल्ड डिपिक्शन ऑफ एवरीडे लाइफ की जो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस होती हैं, जहाँ पे ये अटेंशन देते हैं ऑर्डिनरी सेटिंग्स को, कन्वर्सेशंस को, सोशली किस तरीके से इंटरेक्ट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये व्यवहारिक रूप है एंड दिस इज द साइंटिफिक रूप, आप ऐसा बोल सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स दे टॉक अबाउट दी ऑब्जेक्टिव नरेशंस की बात करते हैं ये, ठीक है। तो गाइज अगर मैं आप लोगों से इम्पॉर्टेंट अगर राइटर्स की बात करूँ तो जो रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म की बात करते हैं तो वी हैव मार्क ट्वेन, विलियम डीन हॉल्स, हेनरी जेम्स, राइट, एंड ऑफ कोर्स एडिथ वॉर्टन। दीज फोर number of writers talks about realism in their writings, right? तो गाइज इन शॉर्ट में इजीली कहा जा सकता है जो रियलिज्म है एवरीडे लाइफ की बात कर रहे हैं, मिडिल क्लास कैरेक्टर्स की बात करते हैं। एंड नेचुरलिज्म जो है आपके वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हैं इंडिविजुअल्स अगेंस्ट लार्जर फोर्सेस, राइट। और अगर मैं रियलिज्म में कहूँ तो ये बैलेंस करते हैं ऑप्टिमिस्टिक को बैलेंस करके रखते हैं। लेकिन अगर नेचुरलिज्म की बात करूँ तो ये कहीं ना कहीं पैसिमिस्टिक होते हैं और एम्फेसाइज करते हैं हार्श रियलिटी, राइट। एंड अगर मैं फिलोसफीज़ में देखूं कि रियलिज्म और नेचुरलिज्म, तो जो रियलिज्म है वो फ्री होते हैं, फ्री विल होती है इनकी। एंड कहीं ना कहीं जो फ्री विल होती है वो
एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इनकी फिलॉसफी में। और अगर नेचुरलिज्म की बात करूँ तो दीज गाइस बिलीव इन लिमिटेड इंडिविजुअल एजेंसी। ये लिमिटेड इंडिविजुअल एजेंसी की बात करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका जो इन्फ्लुएंस होता है वो साइंटिफिक थ्योरीज के लिए होता है। साइंटिफिक थ्योरीज बेसिकली डार्विनिज्म की जो थ्योरीज है उन पे ये बेस्ड है आपके नेचुरलिज्म। एंड जो रियलिज्म है गाइज, दे आर रिएक्शन, इनका रिएक्शन है आपका अगेंस्ट रोमांटिसिज्म एंड सोशल इश्यूज की बेसिकली दे टॉक अबाउट, राइट। नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट द मॉडर्निज्म इन अर्ली 20 सेंचुरीज। बेसिकली अगर मैं मॉडर्निज्म की बात करूँ तो गाइज इसका जो टाइमिंग पीरियड है आपका 1910s एंड 1940s में आपका मॉडर्निज्म जो है इमर्ज हो रहा है इन अमेरिका। एंड लेट्स डिस्कस, जो मॉडर्निज्म है लिटरेचर है आपका ब्रॉक कर रहा है कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल फॉर्म्स को एंड रिफ्लेक्ट कर रहा है प्रोफाउंड चेंजेस आ रहे हैं आपके यहाँ पे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एलाइनेशन की बात करता है, आइसोलेशन की बात करता है एंड फ्रेगमेंटेशंस ऑफ रियलिटी की बात होती है। आर्ट फॉर आर्ट से की बात यहाँ पे की जाती है मॉडर्निज्म में एंड सर्च फॉर मीनिंग, राइट। दीज आर दी थिंग्स आप बोल सकते हैं दे टॉक अबाउट। तो लेट मी डिस्कस द कॉन्टेक्स्ट एंड द थीम्स दे टॉक अबाउट मॉडर्निज्म। तो एक तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट आपका हुआ था, तो उस समय पर जितना भी फ्रेगमेंटेशन हुआ है लोगों के बीच में, जितनी भी मिसकॉन्सेप्शन एंड कहीं ना कहीं जो डर बैठा है लोगों के बीच में, वो सारी बातें और राइटिंग्स के थ्रू आपको देखने मिल जाएंगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशंस आपको देखने को मिल जाएगा एज ए थीम इन मॉडर्निज्म में। एंड ग्रेट डिप्रेशन की बात करते हैं, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ कोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक दे यूज इन दियर राइटिंग्स एंड सर्च फॉर मीनिंग एंड फोकस ऑन इनर लाइफ। ये सभी मेन थीम्स होते हैं और आप बोल सकते हैं जिनके ऊपर ये जिन टॉपिक्स की ये लोग बात करते हैं अपने अपनी राइटिंग्स में। क्योंकि जो वर्ल्ड वार आपने देखा होगा फर्स्ट में जो हॉरर था वार का, जिसने किस तरीके से पीपल्स को, लोगों को शैटर कर दिया था, उनके जो एक विश्वास था उसको कहीं ना कहीं बिल्कुल आप बोल सकते हैं बिल्कुल शैटर करके रखा हुआ था। उनके आइडियल्स जो थे पास्ट के, उन सभी चीज़ों को कहीं ना कहीं उनको फेथ खो चुका था। तो उसी की बात पर्टिकुलर दे आर जस्ट टॉकिंग इन दियर राइटिंग्स। तो मॉडर्निज्म में बेसिकली जितने भी राइटर्स बिलोंग करते हैं मॉडर्निज्म इरा से, दे टॉक अबाउट इन दियर राइटिंग्स इन सभी थीम्स के ऊपर, दे आर जस्ट टॉकिंग with the help of their writings. तो let me discuss brief about the major writers जो आपके मॉडर्निज्म में we studied in American literature. So first we have T.S. Eliot, राइट। टी.एस. इलियट गाइस, जिनके द वेस्टलैंड 1922 को एक लैंडमार्क पोएम समझा जाता है एंड ऑफकोर्स जो एक्सप्लोर कर रहा है फ्रेगमेंटेशन, डेस्पेयर एंड कहीं ना कहीं सर्च कर रहा है इन अ पोस्ट वर्ल्ड वॉर, जो आपका वार वर्ल्ड है, जो वार के बाद जो आपका एक वर्ल्ड है, उसमें कहीं ना कहीं वो सर्च कर रहा है, इन सभी एक्सप्लोर कर रहा है इन फ्रेगमेंटेशंस को विद दी दिस इंपॉर्टेंट वर्क रिटन बाय टी.एस. इलियट द वेस्टलैंड। नेक्स्ट गाइज वी हैव एफ स्कॉट फिट्जरगाल्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इनका जो वर्क आया द ग्रेट गैट्सबी पब्लिश्ड हुआ था 1925 में, जिसमें उसमें क्रिटिक किया गया है ऑफ द अमेरिकन ड्रीम, वेल्थ एंड सोशल चेंजेस इन द जैज एज। तो बेसिकली क्या हुआ था, नए नए जो अमीर हुए थे आफ्टर वार अमेरिका के अंदर, तो उसी सभी सिचुएशन को यहाँ पे क्रिटिसाइज किया गया इन दी पर्टिकुलर वर्क द ग्रेट गैट्सबी, जो कि आपका एफ स्कॉट फिट्जरगाल्ड के द्वारा लिखा गया है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर ऑथर कंसीडर किए जाते हैं अमेरिकन मॉडर्निज्म में, राइट। एंड नेक्स्ट वी हैव अर्नेस्ट हेमिंगवे, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड नोन फॉर हिज इनका जो एक स्टाइल है का वर्क्स लिखने का, राइटिंग्स लिखने का, और इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क है द सन ऑल्सो राइजेज एंड अ फेयरवेल टू आर्म्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं थीम्स ऑफ डिसइल्यूजनमेंट एंड स्टॉटिक, आप बोल सकते हैं स्टॉटिक इंड्योरेंस। इन सभी थीम्स पर बेस्ड आपका अर्नेस्ट हेमिंगवे के वर्क, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसीडर किए जाते हैं आपके मॉडर्निज्म में, अमेरिकन मॉडर्निज्म में। नेक्स्ट वी हैव विलियम फॉकनर, ऑफ कोर्स ही इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं, एंड इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क है द साउंड एंड द फ्यूरी एंड एज आई ले डैंग, बोथ दी वर्क्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सपेरिमेंटेड है विद नैरेटिव स्ट्रक्चर एंड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक पर। फाइनली जो दोनों इनके वर्क है साउंड एंड द फ्यूरी एंड डे एज आई ले डाइंग, ये दोनों के दोनों बेस्ड हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस टेक्निक पर, राइट। नेक्स्ट वी हैव गर्ट्रूड स्टैन, जो कि आपकी ऑफकोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड टेंडर बटन्स,
टेंडर बटन्स करके इनका जो वर्क था, जिसमें इन्होंने हाईली एक्सपेरिमेंटल वर्क कंसिडर किया जाता है और जिसमें इन्होंने एक्सप्लोर किया था नेचर ऑफ लैंग्वेज एंड परसेप्शन को, राइट। एंड नेक्स्ट वी हैव जोरा नील हार्टसन एंड वॉलेस स्टीवनसन। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज आप बोल सकते हैं मेजर फैक्ट्स हैं वी स्टडीड इन अमेरिकन मॉडर्निज्म। तो गाइज आफ्टर मॉडर्निज्म लेट्स डिस्कस अबाउट द हार्लेम रेनेसा इन अमेरिका। हम लोग स्टडी करते हैं, ये आपका एक कल्चरल आर्टिस्टिक एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट कंसिडर किया जाता है जो आपका एमर्ज हो रहा है इन दी 1920s, राइट। एंड लेट्स डिस्कस 1910 टू 1930s आपका हार्लेम रेनेसा इमर्ज हो रहा है एंड वॉज अ कल्चरल आर्टिस्टिक एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट दैट एमर्ज बेसिकली 1920s में आपका एमर्ज हो रहा है। एंड हार्लेम रेनेसा वॉज अ फ्लॉरिशिंग ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन कल्चर को फ्लॉरिश कर रहा है कहीं ना कहीं अफ्रीकन अमेरिकन कल्चर को, पर्टिकुलरली इन लिटरेचर में, म्यूजिक एंड विजुअल आर्ट्स में। लिटरेचर में, म्यूजिक में एंड विजुअल आर्ट्स में कहीं ना कहीं अफ्रीकन अमेरिकन कल्चर को ये क्या कर रहा है, फ्लॉरिश कर रहा है हार्लेम रेनेसा। एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस मेजर फिगर्स वी स्टडीड इन हार्लेम रेनेसा। गाइज यहाँ से आपको कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछने मिला है इनके मेजर फिगर से भी आपको क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड आउट द मेजर फिगर्स वी स्टडी इन हार्लेम रेनेसा ऑफ अमेरिका। तो वी हैव लॉन्गस्टन हग्स, जोरा नील हडसन, क्लाउड मैके, जीन तोमर, नेला लार्सन एंड आपके काउंटी क्यूलन, लुइस आर्मस्ट्रॉन्ग एंड ड्यूक एलिंगटन। These are the major figures we study in Harlem Renaissance, right? After the Harlem Renaissance, we studied contemporary and postmodern literature जो आपका emerge हो रहा है 1940s to present. Okay, let's discuss. जो कंटेम्प्रेरी लिटरेचर है गाइज रिफर करता है टू वर्क प्रोड्यूस्ड इन द पास्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड इरा एंड अप टू प्रेजेंट डे। देखिए पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड से लेकर अब तक जितने भी वर्क आपके प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं दीज आर रेफर टू कंटेम्प्रेरी लिटरेचर, राइट। एंड दे जो कंटेम्प्रेरी लिटरेचर में बेसिकली दे टॉक अबाउट डाइवर्सिटी वॉइसेस की हमें बात करने को मिल जाएंगे, ग्लोबलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी, फोकस ऑन आइडेंटिटी एंड सेल्फ, राइट। दीज आर द थीम्स आपको देखने मिलेंगे इन आपके कंटेम्प्रेरी लिटरेचर में, राइट। तो बेसिकली गाइज जो डाइवर्सिटी ऑफ वॉइसेस है इसमें हम क्या स्टडी करते हैं कंटेम्प्रेरी अमेरिकन लिटरेचर में, तो ये बेसिकली जो है ना यहाँ पे फोकस किया जाता है मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस जो होती हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं इसमें इंक्लूड हो रहे हैं आपके वर्क्स बाय विमेन, अफ्रीकन अमेरिकन्स के जो वर्क हैं, आपके नेटिव अमेरिकन्स के जो वर्क हैं एंड LGBTQ+ राइटर्स जो है, इन सभी की स्टडी आपकी यहाँ इसमें डाइवर्सिटी वॉइसेस में इंक्लूड होती है, इन सब की बात होती है, इन्हें हम बोलते हैं मार्जिनलाइज्ड वॉइस, राइट। एंड क्योंकि ये जो वॉइसेस हैं ये एक्सप्लोर करती है कहीं ना कहीं रेशियल, कल्चर एंड एथनिक आइडेंटिटीज़ इन सेंट्रल, ये चाहती हैं उसमें सेंट्रल में आना एंड दैट इज़ वाई दे टॉक अबाउट, और इनको मार्जिनलाइज्ड कहा गया है क्योंकि ये सेंटर में आना चाहते हैं, इसलिए अपनी राइटिंग के थ्रू कहीं ना कहीं ये उस बात को रखते हैं। एंड नेक्स्ट जो इनका इसका थीम है आपका कंटेम्प्रेरी लिटरेचर का, ग्लोबलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर राइटर जो होते हैं वो एड्रेस कर रहे हैं कहीं ना कहीं ग्लोबल इंटरकनेक्टनेस को, कहीं ना कहीं ग्लोबली वो इंटरकनेक्ट होना चाहते हैं एंड रैपिड टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस हो रहे हैं उसमें वो इम्पैक्ट को कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं थ्रू इंटरनेट, मीडिया एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स, राइट, ऑन पर्सनल लाइव्स। तो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कनेक्ट होना। तो यहाँ पर इसी तरीके की स्टडी हमें देखने को मिलती है ग्लोबलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी में। और जो थीम्स हैं यहाँ के आपके फ्रेगमेंटेशन में आपको मिलेंगे ऑफन कहीं ना कहीं अकर हो रहे हैं कंटेक्स्ट में, जहाँ पे डिजिटलाइज्ड हो रहे हैं वर्ल्ड जिस तरीके से डिजिटलाइज्ड हो रहा है, तो टेक्नोलॉजी में आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी विद द हेल्प ऑफ राइटिंग्स, राइट। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट थीम, फोकस ऑन आइडेंटिटी एंड सेल्फ, तो यहाँ पर किस तरीके की राइटिंग होती है, तो यहाँ पे जितने भी मैनी कंटेम्प्रेरीज वर्क्स हैं वो एक्सप्लोर कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटीज़ को, जिसमें इंक्लूड किया जाता है इश्यूज ऑफ जेंडर, रेस, सेक्सुअलिटी एंड पर्सनल हिस्ट्री, राइट।
Guys, here I mention notable authors we studied in contemporary literature. First we have Toni Morrison, जिनका important text जो हम as a contemporary literature में study करते हैं, Beloved, जो कि publish हुआ था 1987 में, हॉन्टिक नॉवल एंड गॉथिक नॉवल भी कंसिडर की जाती है, जिसमें एक स्लेवरी की लेगेसी दिखाई गई है एंड पोस्ट कॉलोनियल ट्रोमा दिखाया गया है अफ्रीकन अमेरिकन का इन पोस्ट सिविल वार अमेरिका। जो अमेरिकन की जो सिविल वार है उसके बाद की जो कंडीशन है वो सभी यहाँ इस पर्टिकुलर नॉवल बी लव्ड के अंदर दिखाई गई है। नेक्स्ट गाइज वी हैव डॉन डेलिलो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्होंने वाइट नॉइज करके एक वर्क लिखा था, नॉवल लिखी थी जो आपकी 1985 में पब्लिश हो रही है, बिफोर 2 years बैक ऑफ बी लव्ड टॉनी मॉरिसन की। और इस नॉवल के अंदर वाइट नॉइज में बेसिकली ही टॉक अबाउट, ये नॉवल जो है ये क्रिटिक कर रही है मीडिया को, राइट, एंड कंज्यूमरिज्म जो है, जो कंज्यूमर है, हम लोग जो कंज्यूमर हैं उनको क्रिटिक कर रही है कहीं ना कहीं, एंड अब्सर्डिटीज़ दिखा रही है कंटेम्प्रेरी लाइफ की। जितनी भी कंटेम्प्रेरी लाइफ में अब्सर्डिटीज़ हम लोग देखते हैं वो सभी चीज़ें आपको इस वाइट नॉइज करके जो नॉवल है डॉन डेलिलो की इसमें मिल जाएगी। नेक्स्ट गाइज वी हैव झुम्पा लाहिरी। टॉनी मॉरिसन मैंने आपको समझा दिया, बिलव्ड, एंड डॉन आपका डेलिलो का मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवल है वाइट नॉइज 1985, एंड झुम्पा लाहिरी द नेम सेक करके इनों का जो नॉवल आया था 2003 में पब्लिश हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस नॉवल में एक्सप्लोर किया गया है एक्सपीरियंस ऑफ फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेट्स की, किस तरीके से जो फर्स्ट जनरेशन है इमिग्रेट्स हो रही है एंड स्ट्रगल कर रही है बैलेंस करने में बिटवीन दी टू कल्चर्स, राइट। झुम्पा लाहिरी का जो नेम सेक करके वर्क है 2003 में पब्लिश हुआ था। एंड नेक्स्ट गाइज वी हैव चिमामदा निगोची अदीची, मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर है, नाइजीरियन बॉर्न है, बेसिकली वी स्टडीड हर इन अफ्रीकन लिटरेचर। और इनका जो वर्क है सच एज अमेरिकाना जो कि इनका 2013 में पब्लिश हुआ था, एक्सप्लोर कर रहा है थीम्स ऑफ इमिग्रेशन, रेस एंड आइडेंटिटी इन कंटेम्प्रेरी अमेरिकन सोसाइटी में किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाए। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हैं नोटेबल ऑथर्स हैं, एंड इनके जो मैंने वर्क्स आपको बताए जैसे कि टॉनी मॉरिसन का बी लव्ड, और डॉन डेलियो का वाइट नॉइज, एंड झुम्पा लाहिरी का द नेम सेक, एंड चिमामदा निगोची अदिची का अमेरिकाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं, आपको इनको समरी करना ही करना है इनका अच्छे से, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने मिल जाता है। लेट्स डिस्कस ब्रीफ अबाउट दी पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर। अभी मैंने आपको कंटेम्प्रेरी लिटरेचर के बारे में बताया था, अभी मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगी पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर इज अ रिएक्शन टू मॉडर्निज्म। ऑफ कोर्स ये एक मॉडर्निज्म का रिएक्शन है आपका पोस्ट मॉडर्न, और ये बात करता है बेसिकली इंटरटेक्चुअलिटी एंड सेल्फ रेफरेंशियलिटी की। तो इंटरटेक्चुअलिटी में गाइज पोस्ट मॉडर्न जो वर्क्स हैं आपको जो देखने को मिलेंगे उसमें वो कहीं ना कहीं रेफरेंस कर रहे हैं ऐसे टेक्स्ट का जहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है कॉम्प्लेक्स लेयर ऑफ मीनिंग, राइट, एंड ये कहीं ना कहीं एक्नॉलेज करते हैं दियर ऑन फिक्शनल स्टेटस और ब्रेक करते हैं फोर्थ वॉल, जो एक फोर्थ वॉल है उसको कहीं ना कहीं ब्रेकआउट करा जा रहा है पोस्ट मॉडर्न जो जितने भी वर्क्स हैं उसके अंदर। एंड सेल्फ रेफरेंशियल में अगर मैं कहूँ तो जो सेल्फ रेफरेंशियल वर्क्स हैं वो आपके कहीं ना कहीं गाइस ब्लर कर रहे हैं द लाइंस बिटवीन रियलिटी एंड फिक्शन। तो रियलिटी एंड फिक्शन के बीच में ब्लरिंग हो रही है आपकी, जितने भी सेल्फ रेफरेंशियल वर्क्स हैं आपके, आप स्टडी करते हैं पोस्ट मॉडर्न में, पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर इन अमेरिका में, और कहीं ना कहीं क्रिएट कर रहे हैं अ सेंस ऑफ कन्फ्यूजन ऑफ प्लेफुलनेस। तो कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। मीटा फिक्शन वी स्टडी इन मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर में इंक्लूड जो मीटा फिक्शन को इंक्लूड किया गया है तो क्या है ये। तो बेसिकली जो मीटा फिक्शन है यार, यहाँ पे जो स्टोरीज होती हैं वो रिफ्लेक्ट करती हैं ऑन दी प्रोसेस ऑफ राइटिंग इट्सेल्फ और द नेचर ऑफ फिक्शन, राइट। एंड जो टेक्निक जो यहाँ पे चैलेंजेस किया जाता है, ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग को कहीं ना कहीं यहाँ पे चैलेंज किया जाता है, कन्वेंशंस ऑफ ड्राइंग को ड्राइंग अटेंशन होता है, एंड टू द कॉन्स्ट्रक्ट आप बोल सकते हैं नैरेटिव, राइट। बेसिकली गाइज यहाँ पर कंस्ट्रक्टेड जो नैरेटिव्स होती हैं उनको फोकस किया जाता है मीटा फिक्शन में, राइट। एंड वी स्टडीड पैस्टेज एंड पैरोडी इन पोस्ट मॉडर्न एंड फ्रेगमेंटेशन की, इन सभी थीम्स पर आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर मतलब कि इन इन थीम्स पर यहाँ बात की जाती है इन पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर में। एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ कोर्स, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस notable authors of post modern. तो first we have Thomas Pynchon,
थॉमस पाइचन, जिन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका वर्क आया था ग्रेविटीज रेनबो, जो आपका 1973 में पब्लिश हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है। एंड नेक्स्ट वी हैव कर्ट वॉनेटगर्ट, दिस इज ऑल्सो मेजर ऑथर। एंड इनका भी एक इनकी भी एक नॉवल है, आई थिंक लग आपका स्लेटर हाउस करके, वो 1969 में आई थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और जिसमें इन्होंने साइंस फिक्शन को मिक्स किया है, इन सब की बात की है। एंड नेक्स्ट वी हैव डॉन डेलिलो, जिनका मैंने अभी आपको वाइट नॉइज बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, वो आपका कंटेम्प्रेरी लिटरेचर में भी एंड पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट गाइज वी हैव मार्गरेट एटवुड, जो कि वाइल्ड कैनेडियन एडवुड्स जो वर्क हैं, हैंडमेड्स टेल जो कि 1985 में आया था, ऑक्सी एंड क्रैक, एंड इनकी बहुत सारे वर्क्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर में। सो प्लीज़ आपको मार्गरेट एटवुड को भी स्टडी करना होगा, क्योंकि ये कैनेडियन ऑथर है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। होप गाइज वट एवर इन्फॉर्मेशन आज मैंने आपको इस वीडियो में दी आपको हेल्प करेगी इन योर अपकमिंग यूजीसी नेट एग्जाम। अगर आप अमेरिकन लिटरेचर स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट, देन फर्स्ट यू हैव नॉलेज अबाउट दीज ऑल थिंग्स जो मैंने इस वीडियो में मैंशन की, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ से आपको 30 और 40% आपका एरिया जो है अमेरिकन लिटरेचर का बिल्कुल अच्छे से कवर हो चुका होगा, अगर आपने इन सबको अच्छे से स्टडी कर लिया है जो मैंने वीडियो में बताया। देन अगर उसके पास आप पर्टिकुलर राइटर्स को, जो इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं आप जिनको स्टडी करना शुरू करेंगे, तो आपको ईजिली आपके माइंड में सेट हो जाएंगे द वर्क्स एंड वट एवर यू स्टडीड अबाउट द पर्टिकुलर ऑथर्स इन अमेरिकन लिटरेचर। Guys, if you really consider this as the worth video for you, please like my video and subscribe my channel if you not yet. Till then, bye bye, have a great day.